राधा की नींद टूटी तो देखा रात हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने किसी तरह टटोलकर कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला तो देखा बाहर कई औरतें बैठकर बातें कर रही हैं। थोड़ी देर में एक लड़की कमरे में आई, उसने कमरे की लाइट जलाई, फिर वह राधा को अपने साथ लेकर आंगन में आ गई। यहाँ शादी की बाकी रस्में निपटाने लगी। कंगन की रस्म के समय उसने अपने पति को ढंग से देखा, वे मुस्कुरा रहे थे। सारी रस्मों के बाद राधा और उसके पति सुधीर को औरतें एक कमरे में छोड़ आई। सुधीर ने राधा से कहा, देखो, इस घर में तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में अब कोई नहीं है, लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। मेरे पापा कुछ सख्त स्वभाव के हैं। राधा सब कुछ सुन रही थी। उसे अब कुछ सुकून मिल रहा था। राधा को ससुराल आए पूरे 2 महीने हो गए थे। इस बीच एक बार भी उसके बड़े पापा ने उसकी खबर नहीं ली कि बेटी को एक बार घर बुला लें। विनीत का हर तीसरे चौथे दिन फोन आ जाता था। रात के समय जब सुधीर वापस आते तभी राधा विनीता से बात करती थी। एक दिन विनीता ने कहा, राधा, मैं एक बार तेरी ससुराल आना चाहती हूँ और तुझे अपने घर लाना चाहती हूँ। ये सुनकर राधा ने कहा, विनीता, मैं अभी नहीं आ सकती, दरअसल आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है और घर में कोई औरत भी तो नहीं है, इसलिए मेरे पति और ससुर को खाने की प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी और आऊंगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इधर विनीता और उसके पति सुधीर ने अपने घर के पास ही एक जगह जमीन खरीद ली। उस जमीन पर वे एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना रहे थे। विनीता और सुधीर काम में इतना बिजी को गए कि उन्हें राधा का ध्यान ही नहीं रहा। दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी और खुद का हॉस्पिटल तैयार किया। अस्पताल पूरा होने पर वह सभी सुविधाओं से सुसज्जित था। विनीता और सुधीर दिन रात अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के काम में लग गए, जिसमें स्टाफ को भर्ती करना, सारी मशीनें लगाना, पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग देना। इन्हीं सब में 1 साल बीत गए। इस बीच न तो राधा का फोन आया, न विनीता उसे फोन कर पाई। 1 साल बाद एक दिन विनीता अपने घर में बैठी थी, तभी उसे राधा का ध्यान आया। विनीता ने अपने पति राघव से कहा, हे भगवान, मैं तो अपनी परेशानियों में विनीता को बिल्कुल भूल ही गई। न उसका फोन आया। राघव ने कहा, क्या करे विनीता, इतना बड़ा काम था, 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं मिली। चलो अब फोन कर लो। विनीता ने फोन मिलाया लेकिन फोन स्विच ऑफ था। कई बार मिलाने पर भी जब नहीं मिला तो राघव ने कहा, हो सकता है फोन बंद हो, कई बार गांव में रात को लाइट नहीं होती, चार्ज नहीं हुआ होगा, कल मिला लेना। उसके पति को दिन में मैसेज दे देना कि घर जाकर राधा से बात करवा दे। अगले दिन भी फोन करती रही लेकिन फोन स्विच ऑफ था। विनीता एक बार भी राधा के ससुराल नहीं गई थी, इसलिए उसे उस गांव का पता भी नहीं था जहां जाकर वह पता कर सके। कई दिन तक जब राधा से कोई संपर्क नहीं हो पाया तो विनीता ने अपने गांव जाकर पता करने की सोची। एक दिन वो हॉस्पिटल का काम निपटाकर गाड़ी लेकर अपने गांव पहुंच गई। अपने घर जाकर मां से मिली। उसे देखते ही मां ने कहा, बेटा, तुझे देखने के लिए तो आंखें तरस गईं। पूरे 1 साल बाद आई है। विनीता मां के गले लग गई, उसकी आंखें भी नम हो गई थी। क्या करती मां, हॉस्पिटल खोलने के चक्कर में समय ही नहीं मिला। अब जरा फुर्सत मिली तो आ गई तुमसे मिलने। चाय नाश्ता करने के बाद मां बेटी बातें करने बैठ गईं। विनीता ने पूछा, मां, राधा के बारे में कुछ पता लगा क्या? कई दिन से उसे फोन लगा रही हूँ, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। विनीता की मां ने कहा, नहीं बेटी, उसके बड़े पापा तो ढंग से बात करते नहीं हैं, इसलिए हम उनसे कोई मतलब नहीं रखते। बस इतना पता है कि उसके घर को किराए पर चढ़ा कर उसके बड़े पापा मजे कर रहा है और घर बेचने की कोशिश भी कर रहा है। विनीता ने निराश होते हुए पूछा, क्या मैं एक बार उसके बड़े पापा बड़ी मम्मी से मिलकर पूछूं, शायद उन्हें पता हो। लेकिन मां ने मना कर दिया, बेटी, वे तो तुझे पहले ही पसंद नहीं करते, तुझे देखेंगे तो और भड़क जाएंगे और मुझे लगता है उन्हें भी कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उसे पगफेरे के लिए तो बुलाया नहीं, आज तक वह इस गांव में आई नहीं है, न यहाँ से कोई गया है उससे मिलने। लेकिन विनीता नहीं मानी, वह राधा के बड़े पापा के घर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया, उसकी बड़े पापा ने दरवाजा खोला।
अरे विनिता, तुम बहुत दिनों बाद आई, बताओ क्या काम है। विनिता ने कहा, बड़ी मम्मी राधा की कोई खबर है क्या? आपको कई दिन से उसका फोन नहीं लग रहा। ये सुनकर उन्होंने ने हंसकर कहा, उसके बड़े पापा ने इतने अच्छे घर में उसकी शादी की है, राज कर रही होगी। जब वो हमें याद नहीं करती तो हमें उसकी क्या जरूरत है। एक बार भी अपने पति के साथ हमसे मिलने नहीं आई। ये सुनकर विनिता उदास हो जाती है, फिर भी वह पूछती है, बड़ी मम्मी आप मुझे बस उसके गांव का नाम बता दीजिए, मैं ढूंढ लूंगी। इस पर मुंह बनाते हुए उन्होंने कहा, बेटी मुझे तो पता नहीं, तेरे बड़े पापा शहर गए हैं। ये कहकर उन्होंने टाल दिया। विनिता निराश होकर घर वापस आ गई। एक दिन शाम के 7 बजे विनिता हॉस्पिटल से घर के लिए निकल रही थी। तभी एक अनजान नंबर से फोन आया। पहले तो विनीता ने फोन काट दिया, लेकिन जब बार बार घंटी बज रही थी तो बेमन से विनीता ने फोन उठाया। दूसरी तरफ राधा की आवाज सुनकर विनीता चौंक गई। राधा बुरी तरह रो रही थी। विनीता बोली, राधा तू रो क्यों रही है? कहाँ है तू? तेरे पति कहाँ है? मुझे बता तो सही क्या हुआ। लेकिन राधा बड़ी मुश्किल से बस इतना कह पाई, विनिता मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तू मुझे बचा ले, मैं यहाँ गांव के बस स्टैंड पर हूँ, किसी से फोन मांग कर रही हूँ, तू यहाँ आजा नहीं तो मैं मर जाऊंगी। विनीता ने ये सुनकर कहा, तू चिंता मत कर, वहीं रुक, हम बस कुछ देर में पहुँच रहे हैं। तू जिनका फोन है उनसे मेरी बात करवा दे। राधा ने चाय वाले भैया को फोन दे दिया। विनीता, भैया आप यहीं बस स्टैंड पर हो क्या? ये मेरी जानने वाली है, इसका ध्यान रखना, हम बस अभी पहुंच रहे हैं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चाय वाला बोला, ये बहन जी बहुत देर से रो रही हैं। मेरी यहीं पर चाय की दुकान है, आप आ जाओ। विनीता ने फटाफट राघव को फोन किया। राघव सारे काम छोड़कर विनीता के पास पहुंच गया, फिर दोनों राधा के बताए बस स्टैंड की ओर चल दिए। तभी राघव ने कहा, हमें तो पहुंचने में टाइम लग जाएगा। मेरा दोस्त मुकेश वहीं रहता है, मैं उसे वहां भेज देता हूँ। तुम्हारे पास राधा की फोटो हो तो मुझे भेज दो। राघव ने मुकेश को फोन किया, मुकेश तेरी हेल्प चाहिए थी। तू अभी गांव के बस स्टैंड चला जा, मैं तुझे फोटो भेज रहा हूँ। यह विनीता की दोस्त है, बहुत परेशान है। हम वहां आ रहे हैं, जब तक हम आए इसका ख्याल रखना, कोई इसे नुकसान ना पहुंचा पाए, बस हमारे आने तक संभाल ले। मुकेश ने जवाब दिया, भाई चिंता मत कर, मैं अभी 5 मिनट में पहुंच रहा हूं और तेरी उनसे बात भी करा दूंगा। ये सुनकर राघव और विनीता को थोड़ी शांति मिली। मुकेश बाइक से फटाफट राधा के पास पहुंच गया। वह चाय वाले के पास पहुंचा, राधा वहीं थी, लेकिन वह उसे पहचान न सका। विनीता ने जो फोटो भेजी थी वो राधा की शादी की थी। उसने चाय वाले से पूछा तो चाय वाले ने राधा की ओर इशारा किया। पुरानी सी साड़ी पहने कमजोर सी एक औरत बैठी थी। मुकेश ने फोटो को ध्यान से देखा, तब समझ आया कि यह वही है। मुकेश बहन, मुझे विनीता ने भेजा है, आप ठीक तो हो? चिंता मत करो, वो अभी आ रहे हैं। ये सुनकर राधा रोने लगी, भैया मेरा ससुर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और जबरदस्ती मुझे ले जाएगा, मेरी मदद करो। ये सुनकर मुकेश ने कहा, आप चिंता न करें, मेरे रहते आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, मैं अभी आया। मुकेश चाय वाले से चाय और बिस्किट का पैकेट राधा के लिए लाया। रद चाय पीने लगी। जब वह चाय पी चुकी तब मुकेश ने कहा, आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपकी बात करवाता हूँ। मुकेश ने राघव का नंबर डायल किया और राधा को दे दिया। दूसरी तरफ विनीता बोल रही थी, राधा अब बता क्या बात है। राधा बहुत डरी हुई थी, उससे कुछ बताया नहीं जा रहा था। वह बोली, बस बहन तू यहाँ आ जा, फिर तुझे सब बताऊंगी। ये कहकर राधा ने फोन मुकेश को पकड़ा दिया। विनीता, भैया इसने कुछ बताया क्या? मुकेश ने जवाब दिया, भाभी यह बहू डरी हुई हैं। इन्होंने बस इतना बताया कि इनका ससुर इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और जबरदस्ती ले जाएगा। आप चिंता मत करो, मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुला लिया है, हमारे रहते कोई इन्हें छू भी नहीं सकता, आप आराम से आ जाओ। ये सुनकर विनीता ने कहा, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरी बचपन की सहेली है।
1 साल से इससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। बस कुछ देर और इसका ध्यान रखिए, हम बस पहुंच ही रहे हैं। मुकेश बोला, अरे भाभी, ये भी तो मेरी बहन जैसी हैं। आप चिंता मत करें, आराम से आएं। विनिता ने फोन काट दिया और राघव से बोली, बात समझ में नहीं आ रही, उसका ससुर क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है? उसका पति कहाँ है? राधा ने बताया था कि उसका ससुर तो गुंडा टाइप का है, सारे दिन शराब पीकर पड़ा रहता है। लेकिन इसके पीछे क्यों पड़ा है? लगता है इसका पति कहीं काम से बाहर चला गया होगा। राघव ने विनिता को समझाते हुए कहा, विनिता चिंता मत करो, अभी कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे। फिर राधा से अच्छे से पूछ लेना। फोन पर न वो बता पाएगी न तुम कुछ समझ पाओगी। वैसे भी अब उसका ससुर कुछ नहीं कर पाएगा। मुकेश को मैं जानता हूँ, वह अखाड़ा चलाता है। उसके अखाड़े के लड़के वहां पहुंच गए होंगे। उन्हें देखकर उसका ससुर सामने भी नहीं आएगा। विनिता बहुत परेशान थी। हे भगवान, राधा मिली भी तो किस हाल में? बेचारी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी खड़ी ही रहती है। मुझे तो इसके पति पर गुस्सा आ रहा है। जब उसे पता है कि इसके माता पिता हैं नहीं और खुद के पापा गुडा है, तो उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? अपने साथ शहर ही ले जाता। राघव और विनिता इसी तरह बातें करते करते बस स्टैंड पहुंच गए। विनिता जैसे ही राधा के पास पहुंची, वह उसे देखकर दंग रह गई। कितनी कमजोर हो गई थी राधा। एक पुरानी सी साड़ी पहने, हाथ में एक कपड़े का पुराना सा बैग। कुछ देर के लिए तो विनीता उसे देखती ही रह गई। कुछ बोल नहीं पाई। फिर उसने कहा, राधा, जो अभी सर झुकाए बैठी थी। विनिता की आवाज सुनकर जैसे उसमें जान आ गई। वह विनिता को देखकर रोने लगी और उससे लिपट गई। बहन, तू आ गई, मुझे बचा ले, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। विनिता ने राधा को कसकर जकड़ लिया और बोली, कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। एक फोन नहीं कर सकती थी मुझे न तो तेरी ससुराल का पता मालूम था, न तेरी बड़ी मम्मी ने गांव का नाम बताया, वरना मैं तुझ तक पहुंच जाती। एक ही सांस में विनीता ने सब कह दिया। राधा बस रोया जा रही थी। वो कुछ बता नहीं पा रही थी। तभी राघव ने कहा, विनिता, इन्हें घर ले चलो, अभी कुछ मत पूछो, यहाँ से निकलते घर पहुंचकर बात करेंगे। ये बहुत डिप्रेशन में हैं। विनिता ने हाँ में सर हिलाते हुए राधा को गाड़ी में बैठाया। राधा को गाड़ी में बैठाकर विनिता और राघव ने मुकेश का धन्यवाद दिया और राधा को लेकर घर की ओर चल दिए। राधा और विनिता दोनों कार की पिछली सीट पर बैठी थीं। विनिता ने राधा का हाथ पकड़ रखा था। बुरी तरह डर रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। कार हाईवे पर दौड़ रही थी। विनिता ने राधा से कहा, राधा, बिल्कुल मत डर, अब तुझे वो लोग नहीं ढूंढ पाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तू कहाँ गई। ये सुनकर राधा थोड़ा सा सहज हुई। विनिता ने पानी की बोतल राधा की ओर बढ़ाई। राधा ने पानी पिया। फिर वो कुछ देर आंख बंद करके बैठी रही, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत उसके सर से टल गई हो। कुछ देर बाद विनिता ने पूछा, राधा, तू ठीक है क्या? हम बात कर सकते हैं। अब तू बता पाएगी क्या हुआ? राधा ने हाँ में सर हिलाया और फिर कहना शुरू किया, विनिता, जब से मेरी शादी हुई सब कुछ ठीक चल रहा था। ये बहुत प्यार करते थे, मुझे पूरा ध्यान रखते थे। एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हमारी लड़ाई हुई हो। पूरे घर का खर्च यही चलाते थे। इनके पापा यानी कि मेरे ससुर कोई काम नहीं करते थे। दिन भर इधर उधर घूमता रहते थे, शाम को शराब पीकर आ जाते थे। कई बार तो उनका झगड़ा हो जाता था, जिसे तेरे जीजाजी निपटाते, पैसे भी देते, थाने में जाकर कई बार उनकी जमानत करवा कर भी लाए थे। इसी बात से हम दोनों कुछ परेशान रहते थे। अभी 2 महीने पहले हम रात को सो रहे थे, तभी कुछ लोग हमारे घर आए और मेरे ससुर का नाम लेकर पूछने लगे। इन्होंने कहा वह घर पर नहीं है, तो वो जबरदस्ती घर में घुसने लगे। क्योंकि मेरे ससुर ने उनसे काफी पैसे उधार ले रखे थे। वो सोच रहे थे कि हमने उसे छिपा रखा है। जब बहुत देर तक झगड़ा करने के बाद भी वे लोग नहीं माने, तो इन्होंने उनमें से एक गुंडे को धक्का दे दिया। ये देखकर दूसरे ने गन निकालकर इन पर फायर कर दिया। ये कहकर राधा सुबक सुबक कर रोने लगी।
उसकी बातें सुनकर विनिता की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। राधा ने आगे कहना शुरू किया, गोली लगते ही ये गिर पड़े। मैं इन्हें संभालती रही, चिल्लाती रही, तब तक वो लोग भाग गए। किसी तरह इन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही ये नहीं रहे। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। सोचने समझने की शक्ति चली गई। पूरे घर में रोना पिटना मच गया। लेकिन इनके ससुर को इसका जरा भी दुख नहीं था। वो तो एक ही बात बोल रहा था, घर की तलाशी लेने देता, जब मैं नहीं मिलता तो वो वापस चले जाते, उनसे पंगा लेने की क्या जरूरत थी। मेरे ससुर कुछ ही दिनों में सब भूल गए। उन्होंने पुलिस से कंप्लेंट भी वापस ले ली, यह कहकर कि वे गुंडे उन्हें भी मार डालेंगे। मैं बेसुध सी बैठी रहती। एक दिन मेरे ससुर मेरे पास आए और बोले, महारानी कब तक शोक मनाती रहोगी, घर का काम कौन करेगा। मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था अब जीऊं भी तो किसके लिए, लेकिन ससुर ने मुझे काम में लगा दिया। मैं घर के काम में अपने आप को व्यस्त रखने लगी। कुछ दिन बीत जाने पर मेरे ससुर एक दिन मेरे पास आए और बोले, राधा जिंदगी बहुत लंबी है, तेरा वैसे भी कोई सहारा नहीं है, तू मुझसे शादी कर ले। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए कि ये क्या बोल रहे हैं। मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपने ससुर को साफ साफ बोल दिया, खबरदार, जो आज के बाद आपने अपना नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा तो मैं अपने पति की खातिर आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पड़ी हूँ। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी शराबी से शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर मेरे ससुर बहुत गुस्सा हो गए और बोले, मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कैसे शादी नहीं करती। जब मैं किसी दिन तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा तो तुझे मजबूरी में मुझसे शादी करनी पड़ेगी। आज सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे ससुर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैं जैसे तैसे वहां से अपनी जान और इज्जत बचाकर भाग आई। ये कहकर राधा फफक फफक कर रो पड़ी। उसे रोता देखकर विनिता भी रोने लगी। हे भगवान, तू इतना सब सहती रही। मैं तो सोच रही थी तू बहुत सुखी होगी। विनिता ने रोते हुए कहा, बहन, लगता है मेरी किस्मत में सुख है ही नहीं, कभी कभी तो सोचती हूँ मर ही जाऊं। विनिता ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं राधा, मेरे रहते तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से तू हमारे साथ रहेगी। विनिता ने राधा के गले लगकर रोती रही। रास्ते भर विनिता उसे तसल्ली देती रही। कुछ देर में राधा को जैसे नींद आ गई। विनिता ने राघव से बात की। राघव, तुमसे पूछे बगैर मैंने राधा को अपने साथ रखने के लिए बोल दिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। राघव ने कहा, कैसी बात करती हो विनिता, मुझे तो खुशी है, हम किसी के काम आ रहे हैं। कुछ ही देर में हम तीनों घर पहुंच गए। विनिता ने राधा को गेस्ट रूम में ले जाकर सुला दिया। उसके बाद दोनों अपने बेडरूम में आ गए। थक जाने के कारण राघव तो सो गया, लेकिन विनिता की आंखों से नींद गायब थी। पिछले कुछ घंटों में इतना कुछ हो गया जिसे सोचकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन राधा सोकर उठी। वो अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। तभी विनिता उसके कमरे में आती है। कैसी है राधा, क्या हुआ, सिर पकड़े क्यों बैठी है। राधा ने विनिता से कहा, कुछ नहीं, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। विनिता फटाफट गई और उसके लिए एक टैबलेट और कुछ बिस्किट ले आई। उसे पानी से टैबलेट दी, जिसे राधा ने बिना कुछ पूछे खा लिया। विनीता बोली, राधा तू आराम कर, अभी मेड आ जाएगी घर का काम करने के लिए, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। मैं तुझे बताना भूल गई, हम दोनों ने नौकरी छोड़कर अपना हॉस्पिटल खोल लिया है। इसी कारण मैं 1 साल से तुझसे मिल नहीं पाई। राधा ने खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा किया विनीता, तेरी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। वैसे भी मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है। अच्छा किया जो तू मुझसे मिलने नहीं आई। विनीता बोली, बहन, जो हुआ उसे भूल जा और नए सिरे से जिंदगी शुरू कर। लेकिन अभी तू बस आराम कर, ज्यादा मत सोच। भगवान ने तुझे बचा लिया। मैं लेट हो रही हूँ, तुझसे शाम को मिलती हूँ, और हाँ, घर का कोई काम मत करना, बस आराम कर। कुछ ही देर में मेड आ गई। विनीता ने उसे कुछ समझाया और वो चली गई। मेड राधा के पास आई और बोली, मैडम, आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आवाज दे देना। ये कहकर वह अपने काम में लग गई। राधा फिर से सोने की कोशिश करने लगी।
इधर विनिता हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों को देखने में व्यस्त हो गई। दोपहर को विनिता और राघव दोनों लंच करने बैठे तो विनीता ने कहा, राघव हमें राधा के बारे में कुछ सोचना होगा। ये सुनकर राघव ने कहा, देखो विनिता तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो, तुम समझो उसने अभी कुछ महीने पहले अपने पति की मौत देखी है, मुझे लगता है वो डिप्रेशन में चली गई। इसलिए उसे किसी नई बात के लिए राजी करना सही नहीं होगा। कम से कम कुछ महीने उसे उस डिप्रेशन से बाहर निकलने दो। अभी उसे घर पर आराम करने दो, फिर उसे कभी कभी हॉस्पिटल ले आना, जिससे उसका मन बहल जाए। लेकिन ये याद रखना, हॉस्पिटल, डॉक्टर, मरीज, ऑपरेशन को देखते ही उसे अपने पति की मौत याद आ जाएगी। इसलिए सब कुछ धीरे धीरे करना। विनिता ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, इस सब से उभरने में उसे काफी समय लग जाएगा। राघव ने विनिता की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, फिलहाल एक काम करो, उसे शॉपिंग पर ले जाना, उसे उसकी पसंद के कपड़े वगैरह की शॉपिंग कराना, उसे अच्छा लगेगा। विनिता मान जाती है। शाम को विनिता कुछ फल लेकर राधा के पास पहुंचती है। विनिता कहती है, राधा कैसा बीता दिन, कोई परेशानी तो नहीं हुई? ये कुछ फल हैं, मैं तेरे लिए लाई हूँ, इन्हें फ्रिज में रखवा रही हूँ, खाती रहना, तू बहुत कमजोर हो गई है। राधा ने विनिता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा कितना ध्यान रखती है। वैसे मैं सोच रही थी कब तक तुझ पर बोझ बनी रहूंगी, मुझे कोई काम मिल जाता तो। ये सुनकर विनिता ने कहा, तू मेरी बहन है, ये घर तेरा है, फिलहाल आराम कर। रही बात काम की तो वो सब बाद में, पहले अपनी शक्ल देख कितनी कमजोर हो गई है। अगर तू काम करना चाहती है तो पहले खा पी कर सेहत बना, फिर देखेंगे। ये सुनकर राधा थोड़ा मुस्कुराई। चलो मैडम के चेहरे पर हंसी तो आई, ये कहकर विनिता हंस पड़ी। इसी तरह समय बीत रहा था। राधा को आए 1 महीने बीत चुके थे। इस बीच विनिता उसे कई बार बाहर घुमाने ले जाती थी, कभी कभी हॉस्पिटल ले जाती थी। राधा अब बहुत बदल गई थी, वो अब हंसने लगी थी। विनिता की देखभाल से उसने अपनी सेहत को वापस पा लिया था। इसी बीच राधा बार बार विनिता से काम के लिए कहती, लेकिन विनिता कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। इसी बीच राधा राघव से भी काफी घुल मिल जाती है। राघव राधा से साली साहिबा कहकर थोड़ा मजाक कर लेता था, जिसका जवाब राधा उसे जीजाजी कहकर देती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। 4 महीने बीत जाने पर एक दिन राधा ने विनिता से पूछा, विनिता देख, मैं अब और बोझ नहीं बन सकती, या तो तू मुझे कहीं काम पर लगवा दे या मैं कहीं और जाकर काम ढूंढती हूँ। विनिता बोली, तू एक काम कर, कल से मेरे साथ हॉस्पिटल चल। विनिता राधा को हॉस्पिटल ले जाकर अपने केबिन में बिठा देती है। फिर राधा विनिता के साथ साथ मरीज देखने जाती है। राधा धीरे धीरे काम समझ रही थी। 10 दिन में राधा सब कुछ समझ जाती है। विनिता उसे हॉस्पिटल की इंचार्ज बना देती है। वो अच्छी तरह सफाई का ध्यान रखती है, स्टाफ पर नजर रखती है, किसी मरीज को कोई परेशानी न हो उसका ध्यान रखती है। हॉस्पिटल में कपड़े धुलकर आते हैं उनका ध्यान रखती है। कुछ ही दिनों में पूरे हॉस्पिटल का काम संभाल लेती है। इससे विनिता का काम आधा रह जाता है। वह अब केवल मरीजों पर ध्यान देती है। हॉस्पिटल में कोई भी समस्या होती तो विनीता, राधा से पूछो ये कहकर उसे राधा के पास भेज देती थी। राघव का काम भी काफी हल्का हो गया था। राधा पूरा हॉस्पिटल अच्छे से संभाल लेती है। एक दिन विनिता की तबीयत खराब हो जाती है। वो हॉस्पिटल में बेहोश हो जाती है। विनिता का चेकअप होता है तो पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर राघव और राधा बहुत खुश होते हैं। राधा अब हॉस्पिटल के काम के साथ साथ विनिता का भी ध्यान रखने लगती है। वो विनिता की डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। राधा का साथ पाकर विनीता बहुत खुश थी। एक तरफ राधा पूरा हॉस्पिटल संभाल रही थी, दूसरी ओर विनिता का अच्छे से ध्यान रखती थी। राधा अपना सारा दुख भूल कर काम में व्यस्त हो जाती है। धीरे धीरे वह उस हॉस्पिटल का पूरा संचालन अपने हाथ में ले लेती है। राधा को पूरे दिन 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती थी।
फिर भी वह समय निकालकर एक बार हॉस्पिटल के सभी मरीजों से उनकी सेहत के बारे में पूछने जाती थी। उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। इस सेवा भाव की मरीज और उनके परिजन बहुत सराहना करते थे। कभी कभी तो राधा घर न आकर हॉस्पिटल में ही रात को रुककर काम निपटाती रहती थी। विनिता उसे फोन पर डांटती थी, सबकी सेवा करते करते खुद बीमार पड़ जाएगी, खुद भी थोड़ा आराम कर लिया कर। लेकिन राधा ये कहकर टाल देती थी, बहन ऐसा मौका किस्मत से मिलता है। जिस दर्द से मैं निकल कर आ रही हूँ, इनके दर्द के आगे वह कुछ भी नहीं है। इनकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। विनिता भी बहुत खुश थी। जैसे जैसे उसका समय नजदीक आ रहा था, विनिता घर पर ही रहने लगी थी। राधा सुबह उठकर सबका नाश्ता खाना बनाकर हॉस्पिटल चली जाती थी। अब उसने हॉस्पिटल की एक नर्स की ड्यूटी घर पर लगा दी थी, जो कि विनिता का ध्यान रखती थी। राघव और राधा दोनों साथ में लंच करते थे। राधा राघव के खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखती थी। जिस परिवार ने उसे सहारा देकर यहाँ तक पहुँचाया, उसका एहसान वह उनकी सेवा करके पूरा करना चाहती थी। हॉस्पिटल से हर महीने उसे सैलरी मिलती थी। राधा ने कई बार कोशिश की कि वह घर खर्च में कुछ पैसे दे, लेकिन विनीता गुस्सा हो जाती थी। वो उसे उन पैसों को बैंक से निकालने के लिए मना करती थी। जहां तक कि उसने बैंक में लॉकर लेकर राधा के जेवर भी उसमें रखवा दिए थे। राधा की जिंदगी का मकसद अब सिर्फ मरीजों की सेवा करना रह गया था। एक दिन राधा हॉस्पिटल में रजिस्टर चेक कर रही थी। तभी उसने देखा कि पिछले महीने से हमारे हॉस्पिटल में खर्च ज्यादा हो रहा है। वो हॉस्पिटल के अकाउंट सेक्शन में गई, वहां का सारा काम महेश देखता था। वो एक अकाउंटेंट था और पहले ही दिन से हॉस्पिटल में काम कर रहा था। राधा उससे पूछती है तो वह बताता है, राधा जी, मैंने कई बार राघव सर को बताने की कोशिश की है कि हमारे हॉस्पिटल में जितने मरीज हैं उसके हिसाब से दवाइयों और बाकी सामान बहुत ज्यादा मंगाया जा रहा है और वह कहाँ जा रहा है पता नहीं लग पा रहा। राधा ने कहा, इसका मतलब कोई इस सामान को बेच रहा है। महेश जी, आपको मेरा साथ देना होगा, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ। महेश मान गया। उसने कहा, मैडम, इस हॉस्पिटल को मैंने अपने सामने बनते देखा है। मैं शुरू से इसमें काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी विनिता जी के जाने के बाद जो नई डॉक्टर मिस प्रीता आई हैं, वे ये सारे ऑर्डर पास करती हैं। मुझे उन्हीं पर शक है। आधा माल यहाँ आता है और आधे का सिर्फ बिल बनता है। राधा ने पूछा, आप सही कह रहे हैं? महेश बोला, मैं ठीक तो कह रहा हूँ, लेकिन उन्हें पकड़ेंगे कैसे? माल तो यहाँ आता ही नहीं है। अगले दिन राधा डॉक्टर प्रीता से सीधे पूछ लेती है, प्रीता जी, ये जो स्टॉक आप मंगवाती हैं, उसमें से आधा कहाँ जाता है? ये सुनकर एक बार प्रीता घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह अपने को संभालते हुए कहती है, पूरा यही आता है और इस्तेमाल होता है। आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। वो गुस्सा करते हुए राघव केबिन में पहुंच जाती है। देखिए सर, ये मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। राघव के पूछने पर राधा से मिली जानकारी उसे बताने लगी। राघव ने महेश को बुलाकर सारी बात पता की, लेकिन फिर भी प्रीता के खिलाफ कोई सबूत न मिल सका। प्रीता बार बार महेश पर ही इल्जाम लगाकर रोती जा रही थी। उसकी बातों को सुनकर राघव ने महेश को नौकरी से निकाल दिया। राधा ने राघव को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एक न सुनी। इस बात से राधा बहुत दुखी हो गई। उसने बाहर जाकर महेश से बात की, महेश जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पहले सबूत ढूंढकर इल्जाम लगाना चाहिए था। मेरे कारण आपकी नौकरी चली गई। महेश बोला, अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं, मुझे तो कहीं भी काम मिल जाएगा। रही बात इस नौकरी की, तो ये सब उस प्रीता की चाल है। राघव सर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप बिल्कुल चिंता न करें। महेश चला गया। राधा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी? हॉस्पिटल का मालिक राघव था। आखिरी फैसला तो उसका माना जाएगा। लेकिन इस सब से राधा के मन में राघव को लेकर एक दीवार सी खिंच गई थी। वो महेश की नौकरी खोने की वजह अपने आप को मान रही थी। राधा समय समय पर महेश को फोन कर नौकरी के बारे में पूछती रहती थी।
अगले 4 महीने तक महेश को नौकरी नहीं मिली। वह वापस अपने गांव जाने की सोच रहा था। राधा उसका हौसला बढ़ाती रहती थी। तभी एक दिन महेश का फोन आया कि उसे एक बड़े हॉस्पिटल में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई है। सैलरी भी अच्छी है। ये सुनकर राधा बहुत खुश हुई। उसके मन से अपराध बोध कुछ कम हो गया था। राधा फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। हॉस्पिटल का काम और घर पहुंचकर विनिता का ध्यान रखना, इसी में उसका समय बीत जाता था। इसी बीच विनिता से अब कम ही चला फिरा जाता था, तो उसने राघव का काम भी राधा पर डाल दिया। राधा, तुझे परेशान तो कर रही हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ। तू राघव का थोड़ा काम संभाल ले, जैसे उसके कपड़े लॉन्ड्री में देना, उसकी चीजें संभाल कर उसकी अलमारी में रखना। राघव ये सब नहीं कर पाएगा। राधा ने कहा, विनिता तू बिल्कुल चिंता मत कर, जीजाजी को कोई परेशानी नहीं होगी। राधा ने पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी। विनिता को उसके आने से बहुत सुकून मिल रहा था। एक दिन विनिता ने राधा से कहा, राधा तेरा मन नहीं करता कभी अपने गांव जाकर अपने घर के बारे में पता करने का? वहां अब कौन होगा, आखिर तेरा हिस्सा है। राधा ने कहा, नहीं, अब तक मेरे ससुराल वालों ने वहां सब कुछ उल्टा सीधा बता दिया होगा कि मैं घर से भाग गई हूँ। इसे सुनकर मेरे रिश्तेदार, बड़े पापा बड़ी मम्मी सब मुझे कोस रहे होंगे। वैसे भी अब उस घर में बचा ही क्या है, वह तो बड़े पापा ने हड़प लिया होगा। विनिता ने कहा, नहीं राधा, हिस्सा तो तेरा ही रहेगा। अभी तो मैं नहीं जा सकती, लेकिन सब कुछ ठीक होने पर मैं तुझे ले जाऊंगी वहां और तेरा हिस्सा बेचकर पैसे तुझे दिलवा दूंगी। राधा ने कहा, नहीं विनिता, मैं वापस उन सब चीजों को याद करके परेशान नहीं होना चाहती हूँ। वैसे भी मुझे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तो अपना दुख मिटाने के लिए मरीजों की सेवा करती हूँ। ये कहकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। विनिता ने उसे चुप कराते हुए कहा, अच्छा चल अब रो मत, हम नहीं जाएंगे। इसके बाद राधा विनिता को नाश्ता देकर घर के कामों में लग गई। सारे काम निपटा कर वो फटाफट हॉस्पिटल पहुंच गई। राघव जब विनिता के पास आया तो कहा, विनिता हमें राधा के लिए कुछ करना चाहिए, जिससे उसे कभी ऐसा न लगे कि वो हम पर बोझ है। राघव बोला, क्यों न हम उसके गांव का मकान बेचकर और कुछ लोन लेकर उसके लिए एक मकान खरीद दें। वैसे भी वह हॉस्पिटल से मिले पैसों का कुछ नहीं करती। विनिता बोली, हाँ मैं भी यही सोच रही थी। मैंने राधा से बात भी की थी, लेकिन वह गांव में जाना ही नहीं चाहती है। राघव बोला, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूंगा, उसे सिर्फ कोर्ट जाना होगा साइन करने के लिए। तुम इसके लिए राधा को मना लो बस। विनिता ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। इससे उसका शहर में अपना घर हो जाएगा। वह चाहे तो यहाँ रहे और चाहे तो अपने घर में। राघव तैयार होकर नाश्ता करके हॉस्पिटल चला जाता है। विनिता राधा के बारे में सोच रही थी कि राधा का मकान का काम हो जाए तो वह कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन विनिता को तकलीफ होने लगी। रात को राधा उसके पास ही थी। विनिता बोली, राधा उठ जा, लगता है हॉस्पिटल जाना होगा। राधा ने जल्दी से राघव को उठाया, दोनों मिलकर विनिता को हॉस्पिटल ले गए। राघव और राधा दोनों हॉस्पिटल में विनिता के साथ थे। विनिता को बहुत तेज दर्द हो रहा था। रात के करीब 8 बजे शोभा ने एक बेटी को जन्म दिया। राधा और राघव बहुत खुश हुए। तभी राधा ने राघव से कहा, जीजाजी विनिता ने छोटे छोटे कपड़े बनाए थे बच्चे के लिए, मैं घर से उन्हें ले आती हूँ। ये सुनकर राघव ने कहा, ठीक है, रात में मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वैसे भी विनिता अभी सो रही है और डॉक्टर हैं उसके पास। राघव राधा को लेकर घर आ जाता है। राधा विनिता के बेडरूम में जाकर उसकी अलमारी में बच्चे के कपड़े निकालने लगती है। तभी राघव वहां आ जाता है। राघव उससे कहता है, राधा तुम कब तक अकेली रहोगी, मेरा मतलब है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये कहकर वह राधा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगता है। राधा अचानक हुए इस हमले से घबरा जाती है, उसे राघव से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह धक्का देकर अपने आप को उससे अलग करती है, लेकिन राघव उससे जबरदस्ती करने लगता है। तभी राधा उसे जोर से थप्पड़ मारती है।
राधा कहती है, कमीनों तुम सब एक जैसे हो जानवर, मेरे ससुर और तुझमें कोई फर्क नहीं है। बस मौका मिलना चाहिए। तुझे शर्म नहीं आती एक लाचार पर जोर जबरदस्ती करते हुए। राधा तेजी से सब फेंक कर बेडरूम से बाहर आ जाती है। राघव उसे पकड़ने के लिए बाहर आता है, तभी डोरबेल बजती है। राघव घबराकर गेट की ओर जाता है। राधा अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक करती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वह देखती है, हॉस्पिटल का वार्ड बॉय सामने खड़ा था। साहब जल्दी चाहिए, आपकी बच्ची नहीं बची। उसे जोर की हिचकी आई और वह मर गई। ये सुनकर राघव घबरा गया। राधा ने आंखें लाल करते हुए राघव की ओर देखा, जैसे वह उसे बता रही थी कि उसके कर्मों की सजा उसकी बेटी को मिल गई। राघव ने एक नजर राधा की ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह झट से हॉस्पिटल की ओर चल दिया। इधर राधा ने एक सूटकेस में अपने उल्टे सीधे अपने कपड़े भरे और वहां से बाहर चल दी। जाते समय उसने एक बार उस मकान को और टेबल पर रखी विनिता की फोटो को देखा, लेकिन मायूसी और डर ने उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर दी थी। वह तेजी से बाहर निकल गई।